नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का रैपिड रिवीजन सीरीज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में। और जैसा कि पता है आप लोगों को कि ये जो सीरीज है ये इस बार यूपीएससी या आप जो भी और भी स्टेट पीसी का एग्जाम देंगे आपको उसमें ये काम आएगी। ये करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है और इसमें आज हम लोग इकोनॉमिक्स का सेशन शुरू करेंगे और मई 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक के जो भी करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स से संबंधित है, जहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं होंगी, उसको हम लोग इसके तहत कवर करेंगे। इसके पहले भी इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस टेक और भी बहुत सारे मुद्दों पे हम लोगों ने कवर किया है और आप उसके चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पे आसानी से मिल जाएगा। तो इकोनॉमिक्स के दो पार्ट होंगे, दो पार्ट में लगभग इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज पार्ट 1 है, तो आइए हम लोग देखते हैं पार्ट 1 के तहत क्या क्या चीजें हैं आपके लिए जो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर हम बात करें खास तौर से। तो जो पहला है आपका रेमिटेंस इनफ्लो के बारे में। आप लोगों ने हिंदी में अगर शास्त्र में पढ़ा होगा प्रेषण प्रवाह के बारे में। प्रेषण मतलब आपको पता ही है ना कि किसी भी चीज को भेजना। ठीक है, प्रेषण मतलब होता है भेजने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये यहां पे इंपॉर्टेंट है क्या, कैसे, आइए देखते हैं क्या है ये। इसमें हम बेसिकली बात करें तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के अनुसार क्या है कि नवीनतम माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में कुल प्रेशर 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पे था। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे कि प्रेषण भी क्या होता है आगे। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2022 में भारत का कुल प्रेषण था। लेकिन 2023 में यह प्रेषण प्रवाह केवल 0.2% की वृद्धि होने का अनुमान है। यानी 2023 में जो प्रेषण हुआ है 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर से मात्र इससे 0.2% ही बढ़ रहा है। यह वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है। ठीक है, इसमें क्या होता है माइग्रेशन, यानी जो लोग भारत से बाहर के देशों में रोजगार के लिए जाते हैं और वहां पे काम करने हैं और जो वो देश में पैसे भेजते हैं अपने घरों को, इन सब चीजों से। तो ये जो प्रेषण है, ये जो प्रवाह है ना, इसी को प्रेषण प्रवाह कहा जाता है। तो ये जो आंकड़ा है यहां पे कह रहा है ना कि नवीनतम माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, तो ये जो आंकड़ा है 2022 में जो लोग बाहर जाकर के देश में अपने घरों में पैसा भी भेजे हैं 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रवाह है। वहीं 2022 और 23 की तुलना करें तो 23 में मात्र जो इसमें वृद्धि हुई है 0.2% की वृद्धि हुई है। यही है मेन मुद्दा। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण है ओईसीडी, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से उच्च तकनीक क्षेत्र में धीमी वृद्धि है। इसी वजह से ये जो वृद्धि हुई है ना 0.02% की 2023 में, ये कमी देखी गई है। मतलब कि मात्र इतनी ही वृद्धि देखी गई है। और साथ ही कि जितने भी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, जीसीसी, जितने भी खाड़ी सहयोग संगठन वाले देश हैं, उन देशों में प्रवासियों की जो मांग है वो कम हो रही है। इसी वजह से 2022 की तुलना में 2023 में जो प्रेषण प्रवाह है वो मात्र 0.02% ही बढ़ा है। ठीक है, क्लियर, ये ध्यान में रखना। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो प्रेषण वृद्धि में विश्व स्तर पर धीमापन आने का अनुमान है, जिसमें विकास के मामले में दक्षिण एशिया का स्थान लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के बाद आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? ऐसा होने का एक रीजन ये भी है कि वो जो देश जहां से माइग्रेंट होते हैं लोग, यानी मान लीजिए भारत से लोग बाहर के देशों में जा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे उदाहरण से समझें तो क्या है कि ये प्रवाह कम होने का रीजन, तो मान लो ये सब देश तो है ही भाई, जीसीसी में कम मांग है या ये है। ऐसा ये भी है कि भारत भी आत्मनिर्भर हो रहा है, भारत में ही व्यवसाय, स्टार्टअप, बहुत सारी चीजें हो रही है जिससे लोग जान नहीं रहे हैं। तो ये भी बात है, क्या है कि ये है कि विकास के मामले के डेवलपमेंट हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। तो साउथ एशिया में भी ठीक ठाक डेवलपमेंट है, भारत के बारे में आपको पता ही है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट प्रेषण, अभी आपने सुना क्या होता है प्रेषण? तो प्रेषण एक प्रकार का धन अंतरण होता है। ठीक है, जो प्रवासियों के द्वारा अपने देश में परिवारों और दोस्तों को भेजा जाता है। मान लीजिए आपके घर का कोई व्यक्ति हो, अगर बाहर विदेश में जॉब करता हो, वो वहां से जो पैसा भेजेगा वही प्रेषक वो देश में आता है। इसलिए यह कई विकासशील देशों, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में आय और विदेशी मुद्रा का एक प्रमुख स्रोत है। ये ध्यान में रखिएगा, इससे देश की मुद्रा में वृद्धि होती है, भी ध्यान रखिएगा। गरीबी कम करने, जीवन स्तर में सुधार,
शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तथा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में ये जो प्रेषण है ये काफी मदद कर सकता है। ठीक है, विश्व भर में अगर हम प्रेषण पैटर्न की बात करें तो क्या स्थिति है, तो 2022 में टॉप 5 जो प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है, जहां पे बाहर के देशों से जो आय आई है, उसमें है आपका भारत, जो टॉप 5 में है हम बात कर रहे हैं। नंबर 1 पे है भारत, नंबर 2 पे आपका मैक्सिको, नंबर 3 पे है चाइना, नंबर 4 पे है फिलीपींस और नंबर 5 पे है पाकिस्तान। ये 5 देश हैं जो 2022 में टॉप 5 प्रेषणकर्ता देशों में है, प्रेषण प्राप्तकर्ता देशों में है। 2023 में निम्न और मध्यम आय वाले देशों में प्रेषण प्रवाह 1.4% तक सीमित रहने का अनुमान, जिसमें कुल प्रवाह 656 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होने का अनुमान 2023 में। ये तो ये स्थिति है, ये चीजें हैं, जरूर ध्यान में रखिएगा। इस बार के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रेषण प्रवाह से संबंधित क्या स्थिति है। वहीं पे हम बात करें तो पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में तंग मौद्रिक रुख, सीमित राजकोषीय पूंजी, भू राजनीतिक घटनाओं के चलते उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितता के कारण प्रेषण वृद्धि में गिरावट देखी जाती है। ये भी आप समझिएगा कि जिस भी देश में लोग जाते हैं, अगर वहां पे कोई समस्या है आंतरिक गृह, मान लो रशिया यूक्रेन वार, ऐसा होने से प्रेषण प्रवाह में कमी आएगी। तो जैसे पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में क्या है कि मौद्रिक तंगी थी, ठीक है ना, तो ये कि जो तंग मौद्रिक, तो इस वजह से प्रेषण प्रवाह में कमी। दूसरा रीजन है यूक्रेन और रूस में कमजोर प्रवाह, क्योंकि वहां पे रशिया यूक्रेन वार की वजह से तो रूसी रूबल का जो मूल्य है वो गिरा था। ठीक है, उच्च आधार प्रभाव से प्रभावित होने के कारण यूरोप और मध्य एशिया में जो वहां का रूबल है 1% मात्र उम्मीद है। ठीक है, तो इस वजह से मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका की बात करें तो यहाँ की तेल की कीमतों में गिरावट हुआ, तो इसके साथ सुधार हुआ, खासतौर से मिस्र जी जैसे देशों में। तो ये सब चेंजेज है, ऐसे असर पड़ता है। 2023 में पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के साथ साथ उप सहारा अफ्रीका के लिए प्रेषण वृद्धि दर 1% होने का अनुमान है। ये सब विश्व बैंक का आंकड़ा है, ध्यान में रखिएगा। ये जो प्रेषण प्रवाह है इसने तजाकिस्तान, टोंगा, लेबनान, समोआ और किर्गिज गणराज्य जैसे देशों में चालू खाते एवं राजकोषीय कमी वित्त पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। तो ये सब खास बातें इंपॉर्टेंट। भारत के लिए अगर हम देखें कि कौन से देश है जहां से ज्यादा पैसा आता है या जो प्रेषण होता है, तो भारत का प्रेषण का लगभग 36% जो है वो ये 3 उच्च आय वाले देश हैं। जैसे अमेरिका से सबसे ज्यादा आता है, फिर यूके यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से आता है, और तीसरा सिंगापुर से आता है। उच्च कुशल भारतीय प्रवासियों से भारत में प्राप्त होता है तकरीबन 36% इन तीनों देशों से, ध्यान में रखिएगा। महामारी के बाद की रिकवरी ने इन क्षेत्रों में एक तंग श्रम बाजार का निर्णित किया, जिसके परिणाम स्वरूप वेतन वृद्धि हुई, जिससे प्रेषण को बढ़ावा में मिला। तो ये इंपॉर्टेंट। अन्य अगर उच्च आय वाले देशों की बात करें तो क्या है, देशों में ऊर्जा की उच्च कीमतें और खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाया, जैसे जो खाड़ी सहयोग परिषद है, जिस कारण से भारतीय प्रवासियों को अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों का लाभ हुआ और प्रेषण प्रवाह में वृद्धि हुई। तो ये सब रीजन है प्रेषण प्रवाह के। वहीं पे अगर हम दूसरा बात करें, दूसरा जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करेंगे। ठीक है, जो शहरों में आप लोग सहकारी बैंक के बारे में सुने होंगे। सहकारी बैंक गांव में भी होते हैं, शहरों में भी होते हैं। तो जो शहरी सहकारी बैंक है, तो यहाँ पे हम शहरी सहकारी बैंकों के बारे में देखते हैं क्या खास बात है। तो अगर हम शहरी सहकारी बैंकों के बारे में देखें तो क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंक अर्बन कोऑपरेटिव जो बैंक है यानी यूसीबी, इसकी जो भी समस्याएं हैं उनको संबोधित करते हुए खासतौर से यूसीबी के प्रशासन को मजबूत करने के लिए आरबीआई ने जोर दे दिया है कि जितने भी शहरी सहकारी बैंक है उनका प्रशासन मजबूत होना चाहिए। अब शहरी सहकारी बैंक क्या है, यूसीबी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं, तो सहकारी बैंक वाणिज्यिक बैंकों से अलग होते हैं और इनकी शुरुआत सहकारी ऋण समितियों की अवधारणा से हुई है। ठीक है, जितनी भी सहकारी ऋण समितियां होती हैं उनके द्वारा इन बैंकों की शुरुआत, जहां एक ऋण समिति के सदस्य एक दूसरे को अनुकूल शर्तों पे ऋण देते हैं। ऐसे ही सहकारी बैंकों को उनके परिचालन क्षेत्र के आधार पर मोटे तौर पर शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों में वर्गीकृत किया जाता है। ये सभी खास है। उसके बाद हम देखें यूसीबी को एकल राज्य सहकारी बैंकों के मामले में सहकारी समितियों के राज्य रजिस्टर आरसीएस
और बहु राज्य सहकारी बैंकों के मामले में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्टर तथा आरबीआई द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि यूसीबी किसके द्वारा पर्यवेक्षित होते हैं। ठीक है, आरबीआई के द्वारा होते ही हैं और एकल राज्य सहकारी बैंकों में भी होते हैं और बहुराज्य ये भी। परंतु 2020 में सभी यूसीबी को क्या किया गया, बहुराज्य सहकारी समितियों को आरबीआई के पर्यवेक्षण के अंतर्गत ले आया गया। तो अभी जो है इसके तहत होते हैं, ये इंपॉर्टेंट। आगे अगर आप देखेंगे कि 2021 में आरबीआई ने एक समिति बनाई इसके लिए, जो कि यूसीबी के लिए 4 स्तरीय संरचना का सुझाव दिया, क्योंकि आरबीआई ने कहा ना कि इसकी प्रशासन को मजबूत करना है। तो एक कमेटी बनाई जिसने 4 तरीके की संरचना का यूसीबी में सुझाव दिया। क्या है, तो टीयर 1 क्या कहता है कि सभी यूनिट यूसीबी और वेतन पाने वाले यूसीबी तथा अन्य सभी यूसीबी जिसके पास 100 करोड़ रुपए तक जमा है, वो टीयर 1 में वो शहरी सहकारी बैंक शामिल होंगे। टीयर 2 में कौन होगा, 100 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए के बीच जमा राशि वाले शहरी सहकारी बैंक वो टीयर 2 में शामिल होंगे। टीयर 3 में 1000 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ रुपए के बीच जमा वाले जो बैंक है शहरी सहकारी बैंक, वो शामिल होंगे। और टीयर 4 में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि वाले यूसीबी शामिल होंगे। तो ये चारों टीयर के बारे में ध्यान में रखिएगा, क्या आंकड़ा है, स्टेटमेंट वाइज प्रीलिम्स में यहां से सवाल आ सकते हैं। उसके बाद देखें तो मार्च 2021 तक भारत में लगभग 1539 यूसीबी है और मार्च 2020 तक यूसीबी का जमा 5 लाख करोड़ रुपए और अग्रिम 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। तो ये सब एक डेटा है आपके समझ के लिए। उतनी बड़ी संख्या के बावजूद अगर हम देखें तो बैंकिंग क्षेत्र में यूसीबी की बाजार की हिस्सेदारी कम है और लगभग 3% की गिरावट है, घटी रही है। उनके पास जमा का 3.24% और अग्रिम जमा का 2.69% हिस्सा ही था। तो ये सब थोड़ा सा उनके बारे में। शहरी जो सहकारी बैंक है उनसे संबंधित बहुत सारी चिंताएं हैं। उनके पास एक तो फंड की कमी है, प्रशासन से संबंधित मुद्दे हैं, बहुत सारी चैलेंजेज है रूल रेगुलेशंस के पालन में, ऋण का जोखिम है, लिक्विडिटी की समस्या है, ठीक है, आईटी अवसंरचना और साइबर सुरक्षा, ये सब जैसी समस्याएं हैं, ये सब चैलेंजेज है जिसको दूर करने के बारे में आरबीआई बात कर रही है। अगला हम देखें, ये भी एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए इकोनॉमिक्स के प्रीलिम्स करंट अफेयर्स के, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है, क्या कह रहा है, क्या खास है, इसके बारे में हम जानते हैं। अगर इस पे हम चर्चा करें तो ये खास तौर से क्या है कि रिजर्व बैंक आरबीआई के परामर्श से भारत सरकार ने 2023-24 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी की किस्तों को जारी करने का निर्णय ले लिया है। ठीक है ना, आरबीआई के परामर्श से भारत सरकार ने क्या है अभी देखेंगे। क्या है कि जो पहली एसजीबी योजना है यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना नवंबर 2015 में सरकार द्वारा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था भौतिक सोने की मांग को कम करना और घरेलू बचत का एक हिस्सा वित्तीय बचत के रूप में ट्रांसफर करना। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा ताकि उसे सोने की खरीद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। रिजर्व बैंक सोना खरीदती है, अभी आगे ये भी एक टॉपिक है, आगे हम लोग वो भी देखेंगे। ठीक है, अब ये जो योजना है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, इसके तहत क्या क्या चीजें हैं एक टेबल के माध्यम से आपके सामने आप देख सकते हैं। इसे कौन जारी करेगा, तो इसे जारी करेंगे भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक, ये जारी करेगा, ये आप इसे ध्यान रखिएगा। पात्रता कौन है इसके लिए, तो एसजीबी की बिक्री निवासी व्यक्तियों, एचयूएफ यानी जो हिंदू अविभाजित परिवार है, ट्रस्ट, विश्वविद्यालय, धर्मार्थ संस्थानों के लिए प्रतिबंधित होगी। ठीक है, इनके लिए नहीं। अवधि क्या है, एजीबी की अवधि 8 वर्ष की होगी, जिसमें 5वें वर्ष के बाद समय से पहले इसे भुनाने का विकल्प होगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आगे देखिए इसकी न्यूनतम सीमा क्या होगी, तो न्यूनतम जो है सीमा इसमें 1 ग्राम सोना होगा अनुमेय या निवेश करने के लिए। ठीक है, अधिकतम सीमा क्या होगी, तो अधिकतम सीमा इसमें है कि प्रति वित्तीय वर्ष व्यक्तियों के लिए 4 किलोग्राम, एचयूएफ के लिए 4 किलोग्राम, ट्रस्टों के लिए 20 किलोग्राम, धर्मार्थ संस्थाओं के द्वारा समय समय पे अप्रैल मार्च में उनके लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। जितने भी धर्मार्थ संस्था को पता है वहां पे ज्यादा चढ़ावा चढ़ता है, इसलिए संयुक्त धारक में हम बात करें तो 4 किलोग्राम की निवेश सीमा पहले आवेदक पे लागू होगी, जो लोग संयुक्त रूप से इसमें
होंगे। निर्गमन मूल्य क्या है? तो इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने की क्लोजिंग प्राइस के समान औसत के आधार पर एसजीबी की कीमत भारतीय रुपए में तय की जाएगी। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करें बिक्री के चैनल क्या होंगे, तो एसजीबी अनुसूचित जो भी वाणिज्यिक बैंक है, ठीक है, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नामित डाकघर, इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सभी होंगे। इसका पीडीएफ आप लोगों को दे दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है और भी सोशल मीडिया का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इस सभी क्लास का पीडीएफ आपको वहां पे आसानी से अवेलेबल हो जाता है, तो ये टेबल भी आपको वहां पे मिल जाएगा, आसानी से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम के टाइम पे। इसमें ब्याज दर क्या होगी, तो ब्याज दर के निवेशकों को निवेश के आरंभिक मूल्य पर 2.50% प्रति वर्ष की नियत पे अर्धवार्षिक रूप से यह ब्याज होगा। और संपार्श्विक क्या होगा कि एसजीबी को ऋणों के लिए संपार्श्विक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो यह सब इसके लिए खास है। कर उपचार क्या है कि आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अनुसार एसजीबी पर ब्याज कर देना होगा, जिस पर ब्याज होगा ना उस पर टैक्स देना होगा, और किसी व्यक्ति को एसजीबी के मोचन से प्राप्त पूंजी लाभ पे कर छूट दी गई है तो वो अलग बात है। व्यापार के लिए क्या है कि एसजीबी स्टॉक एक्सचेंजों में व्यापार योग्य होंगे, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें एसजीबी का व्यापार हो सकता है। इससे लाभ पात्रता क्या है कि केवल ग्रहणाधिकार बंधक गिरवी रखने की प्रक्रिया के माध्यम से बैंकों द्वारा अर्जित एसजीबी की गणना सामधिक नकदी अनुपात में की जाएगी, गिरवी वगैरह रख के। तो ये पूरा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का ये पूरा डिटेल है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला जो एक और हम पढ़ेंगे वो है ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट। क्या है ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो रिजर्व बैंक ने क्या किया है कि ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क GFIN के पहले ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट में भाग लेने वाले 13 अंतरराष्ट्रीय नियामकों में शामिल होगा। आरबीआई शामिल होगा ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट में, जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क के द्वारा होता है। आगे देखो ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट है क्या चीज, तो ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट का आयोजन ग्लोबल फाइनेंसिंग इनोवेशन नेटवर्क यानी GFIN के द्वारा किया जाता है, जो उपभोक्ताओं के लाभ के लिए वित्तीय नवाचार के नए नए आइडिया क्या हो सकते हैं उसका समर्थन करने को प्रतिबद्ध 80 से अधिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक संघ है ये, ठीक है ना। GFIN की बात हो रही है और इसकी अध्यक्षता वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में एक अग्रणी नियामक निकाय जिसका वित्तीय आचरण प्राधिकरण FCA, ये जो है GFIN की अध्यक्षता कर रही है, जो कि यूके में है। टेक स्प्रिंट का लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है एक ऐसा उपकरण या समाधान विकसित करना जो नियामकों और बाजार को वित्तीय सेवाओं में ग्रीन वॉशिंग के जोखिमों से निपटने में प्रभावी रूप से मदद करेगा। और टेक स्प्रिंट 5 जून को लॉन्च और सितंबर 2023 में शोकेस डे के साथ 3 महीने तक तो ये लॉन्च हो चुका है। सब 2023 का ही मामला है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अभी आपने देखा कि ग्लोबल फाइनेंसिंग इनोवेशन नेटवर्क GFIN, ये क्या है, क्योंकि यही ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट को करता है, तो ये क्या है ये देखो। तो GFIN जो है ये औपचारिक रूप से वित्तीय नियामक और संबंधित संगठनों के अंतरराष्ट्रीय समूह के द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था। ये क्या है कि जो भी इसके सदस्य देश हैं, जो भी उपभोक्ता है, उनके हितों में वित्तीय नवाचार का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है और 70 से अधिक संगठनों का एक नेटवर्क है GFIN। ये जितने भी नए फर्म हैं उनके नियामकों के साथ संवाद करने हेतु अधिक कुशल तरीका प्रदान करता है, जिससे उन्हें देशों के बीच नेविगेट करने में मदद मिलती है और वो नए विचारों को इसके लिए मापते हैं। इसी उद्देश्य के तहत इसका गठन किया गया है। समन्वय समूह के द्वारा GFIN की देखरेख की जाती है और समन्वय समूह GFIN सदस्यों से बना है और इसकी समग्र दिशा रणनीति वार्षिक कार्यक्रम यही निर्धारित करते हैं, जो इसके समन्वय समूह है। इसकी अध्यक्षता वर्तमान में FCA के द्वारा की जा रही है, जो कि यूके में है, आपने देखा है। और समन्वय समूह में सदस्यता 2 वर्ष तक होती है और कार्य में इनपुट और जुड़ाव प्रदान करने हेतु सदस्य वर्ष में 2 बार मीटिंग भी करते हैं। तो ये सब इसके लिए खास बातें हैं।
भारत से कौन कौन सदस्य है इसमें, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI, पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण ये है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये सभी क्या है कि ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट में भारत के सदस्य हैं, ठीक है, GFIN में। ग्रीन वॉशिंग क्या है इसको देख लो। तो ग्रीन वॉशिंग का आशय है स्थिरता या पर्यावरण के अनुकूल भ्रामक छवि पेश करने के लिए किसी उत्पाद, सेवा, कंपनी के पर्यावरणीय लाभों के बारे में झूठे या अतिशयोक्तिपूर्ण दावा करने से, ये है ग्रीन वॉशिंग, ठीक है ना। यह एक प्रकार का भ्रामक विपणन है जिसका उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों और प्रथाओं के लिए बढ़ती उपभोक्ता का फायदा उठाना है। तो ये सभी खास बातें। इसके बाद देखें तो RBI हरित के रूप में विपणन के लिए निवेश उत्पादों की बढ़ती संख्या या व्यापकता के दावों की पहचान करता है। पर्यावरण, सामाजिक और शासन क्रेडेंशियल्स के बारे में अतिरंजित भ्रामक या निराधार दावे के प्रति जनता के विश्वास को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सब आपके कॉन्सेप्ट के लिए है। अगला जो एक और है हमारा इंपॉर्टेंट, ये क्या है, ये है रिजर्व बैंक का LPSS। क्या है LPSS, इसके बारे में देखते हैं। ये जो LPSS है ये है आपका लाइट वेट एंड पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम, जो कि RBI ने शुरू करने की घोषणा की है। और इसको शुरू करने के लिए RBI ने अपनी 2022-23 की जो एनुअल रिपोर्ट RBI की आती है, RBI ने उसी में कहा था कि RBI लाइट वेट एंड पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम LPSS शुरू करेगी, ठीक है। तो यही है ये जो लाइट वेट सिस्टम, इसका उद्देश्य यह है कि अगर कोई आपातकाल आ जाता है, कोई आपात स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति के दौरान दक्षता सुनिश्चित करते हुए लचीलापन, भुगतान और निपटान प्रणाली की निरंतरता प्रदान करने के उद्देश्य से RBI ने LPSS की बात की है। RBI का जो नियोजित LPSS है क्या है, देखो LPSS जो है पारंपरिक तकनीकों और वायर्ड नेटवर्क से स्वतंत्र है, जो मौजूदा भुगतान प्रणाली जैसे UPI, NEFT, RTGS इनको रेखांकित करता है। आप ये सब इससे पैसे ट्रांसफर होते हैं ना, ऐसा बैंकिंग सिस्टम है, ध्यान में रखिएगा। इसका बैकग्राउंड क्या है, तो एक योजना है उत्कर्ष, उसका 2.0 एक पहल है। दूसरा, इसके एक भाग के रूप में RBI ने केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों यानी NEFT और RTGS के निरीक्षण के लिए एक लचीला ढांचा तैयार करेगा इस योजना के तहत, ठीक है। इसके अतिरिक्त नई सुविधाओं को जोड़कर पहले से मौजूद सुविधाओं को बढ़ाकर RTGS प्रणाली को आधुनिक बनाने का प्रयास करेगा। ये सब उत्कर्ष के तहत होता था, भाई ये सब आगे LPSS के तहत होगा। पेमेंट सिस्टम रेजिलियंस क्या है, तो अत्यधिक अप्रत्याशित परिस्थितियों में आपात स्थितियों के लिए LPSS भुगतान और निपटान प्रणाली के लचीलेपन और निरंतरता का आश्वासन दे देता है। कोई बहुत ही इमरजेंसी का सिचुएशन है, उसमें LPSS काम करेगा। UPI, NEFT, RTGS जैसी जितनी भी ट्रेडिशनल ये भुगतान सिस्टम है, ये जटिल वायर नेटवर्क और उन्नत IT और संरचना पर अपनी निर्भरता के कारण प्राकृतिक आपदाओं या युद्ध के कारण उत्पन्न होने वाले व्यवधानों से संवेदनशील है। मान लो युद्ध हो जाए, कोई डिजास्टर आ जाए तो क्या होता है, ये सब क्या है कि IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अच्छे चलते हैं, सब बंद हो जाएंगे। ऐसे समय में अगर लेन देन करना है तो क्या होगा, तो उसके लिए है आपका LPSS, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। RBI ने शुरू किया है। मौजूदा प्रणालियों के व्यवधान में चल निधि पाइपलाइन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है, आवश्यक भुगतान सेवाओं को बाधित, वही ऐसी समस्या हो सकती है, तो ऐसा होगा या फिर कॉन्सेप्ट के लिए। लाइट वेट सिस्टम जो है एक पोर्टेबल और आसान सक्रिय समाधान है, जिसे न्यूनतम संसाधनों के साथ दूर से ही संचालित किया जा सकता है। महत्वपूर्ण लेन देन स्थिरता बनाए रखने, आवश्यक भुगतान सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक बैकअप के रूप में यह कार्य करेगा, ठीक है, कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई, आपातकालीन स्थिति आ गई तो कार्य कैसे करेगा, तो इसमें कर्मचारी बहुत न्यूनतम होंगे। इस प्रणाली में प्रशिक्षित कर्मचारी होंगे जो सुरक्षित और कुशलता से भुगतान में निपटान को संभालेंगे। सरकारी एजेंसियां, वित्तीय संस्थान, बाजार प्रतिभागी, सेवा प्रदाता, ये सभी मिल करके इसके लिए एक साथ काम करेंगे। आवश्यक लेन देन पे इस पे ध्यान दिया जाएगा क्योंकि ये केवल इमरजेंसी के उस पे होगा, इसीलिए ये केवल उन लेन देन को प्रक्रिया में लाएगी जो अर्थव्यवस्था की स्थिरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जो सरकार और बाजार से संबंधित लेन देन होंगे उनको, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। खुदरा या व्यक्तिगत लेन देन को स्थगित या वैकल्पिक तरीकों से संचालित किया जाएगा, इन्हें नियंत्रित नहीं किया जाएगा, ये भी ध्यान में रखेंगे। खुदरा व्यक्तिगत लेन देन भी होगा लेकिन इनके लिए ऑप्शनल होगा।
सरलीकृत प्रमाणीकरण और सत्यापन है, बहुत ज्यादा मतलब तामझाम की इसमें नहीं होगी। लेन देन की अखंडता और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए एक सरलीकृत तंत्र, बहुत ही इजी तरीका होगा। सुलह और लेखा परीक्षा उद्देश्यों के लिए लेन देन रिकॉर्ड भी इसमें बनाए जाएंगे। लाभ क्या होगा? तो लाभ ये होगा कि कोई भी इमरजेंसी आ जाता है, कोई भी डिजास्टर, तो ऐसे ऐसे में भुगतान और निपटान प्रणाली का जो जीरो डाउन टाइम है वो सुनिश्चित करेगी कि ऐसे समय में जैसे यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस बाधित हो जाते हैं तो ये बाधित नहीं होगी। थोक भुगतान यानी बल्क में इंटरनेट भुगतान और प्रतिभागी संस्थाओं को नकदी के प्रावधान सहित आवश्यक भुगतान सेवाओं को निर्बाध रूप से ये कामकाज की सुविधा प्रदान करेगा। तो ये सब इसकी खासियत है। डिजिटल भुगतान और वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे में जनता के विश्वास को बढ़ाता है। मौजूदा भुगतान प्रणालियों पर दुर्भावनापूर्ण हमलों या तोड़फोड़ के प्रयासों के खिलाफ एक निवारक के रूप में ये काम करेगा। ये सब एलपीएसएस के बारे में खास बातें हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ थे हमारे इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 था जो हमने यहाँ पे देखा, जो आपके इस बार के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अभी हम लोग इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे इसके अगले क्लास में। तो इकोनॉमिक्स का 2 पार्ट में कवर हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग ये किसी और नया विषय का लेकर के आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।